Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. अच्छा बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में थर्सडे को जहाँ पे ख़त्म किया था हम वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस कर ली थी और उस एक्सरसाइजेस के बाद हमारे पास जो चीज़ें बची थी वो हमने यहाँ से वोकैबुलरी से स्टार्ट करना था आज, राइट। हमने लास्ट टाइम पे ये जो व्यू पॉइंट वगैरह डिस्कस कर ली थी चीज़ें, और मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिए थे घर से करने के लिए। आई होप आप लोगों ने उसको किया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से वोकैबुलरी इन ग्रामर वाले पोर्शन को। तो पहला जो आपके पास क्वेश्चन है ना वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का है। ये वही क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम में भी आ रहा था, याद है आपको कि जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता था जिसमें जो MCQs वाले क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपका पार्ट ए था, सेक्शन ए ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर जो आपके पास MCQs थे उसके अंदर एक आपके पास सिनोनिम से भी क्वेश्चन आ रहा था और एंटोनिम से भी आ रहा था। तो उन्हीं क्वेश्चंस की थोड़ी सी ये प्रैक्टिस है इस चैप्टर में से, तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, वो सिनोनिम का क्वेश्चन है। रिप्लेस द गिवन वर्ड विद देयर अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ओके, तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे 5 MCQs हैं, 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं। उन 5 वर्ड्स का आपने सिनोनिम चूज करना है कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ABC, इनमें से कौन सा सिनोनिम अप्रोप्रिएट है विद रेफरेंस टू द वर्ड। अब है पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये आपके पहले पैराग्राफ में एक वर्ड यूज हुआ था, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो इसका जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या है, सुप्रीम सिग्निफिकेंस, इररिलेवेंट, लो प्रायोरिटी। अब ये 3 आपके पास ऑप्शन है ABC, और आपने चूज करना है विच वन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 वर्ड्स है ना वो आपस में बिल्कुल ही सेम मीनिंग वाले हैं। जैसे इररिलेवेंट और लो प्रायोरिटी जो है ना वो दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें ना सुप्रीम सिग्निफिकेंस, ये तो वैसे ठीक है, हमें पता भी चल रहा है कि इंपॉर्टेंस से सिग्निफिकेंस का लिंक भी बन रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप ये देखें कि अगर आपको मीनिंग नहीं भी आता होता ना, इंपॉर्टेंस बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर नहीं भी आ रहा फॉर इंस्टेंस, तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये वाला वर्ड है और ये वर्ड है कि दोनों बिल्कुल नेगेटिव उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्ड है जो डिफरेंट है, ठीक है। तो जो डिफरेंट वाला वर्ड होगा ना वो वही आंसर होगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है, ये ट्रिक है। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रिक हमेशा काम करे, आपको मीनिंग भी आने चाहिए वर्ड्स के। तो क्या है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, सुप्रीम सिग्निफिकेंस, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होना, ठीक है, ग्रेट सिग्निफिकेंस होना, ग्रेट इंपॉर्टेंस होना, दैट इज़ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अच्छा, फिर है कंपैशन। अब कंपैशन के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स दिए गए हैं, पैशन, एम्पैथी, कंपल्सरी। विच वन इज द राइट वन, पैशन, एम्पैथी या फिर कंपल्सरी। एम्पैथी इज द राइट वर्ड, इज द राइट आंसर। फिर है हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस, हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस। अब क्या है, अ म्यूजिकल एग्जिस्टेंस, पीसफुल एग्जिस्टेंस, हार्मफुल एग्जिस्टेंस। आंसर इज पीसफुल एग्जिस्टेंस। इकट्ठे एक जगह पर रहना, बगैर किसी को तंग किए, एक दूसरे में घुल मिल के रहना, ठीक है, दैट इज। अच्छा, फिर है सेंशिएंट बीइंग। सेंशिएंट बीइंग का क्या मतलब होता है, सेटिस्फाइड, स्टेशनरी, फीलिंग ऑर्गेनिज्म। इसका राइट आंसर है फीलिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी इंसान या कोई भी जानवर, कोई भी जानदार जो कि फीलिंग्स रखता है उसको हम कहते हैं सेंशिएंट बीइंग। अच्छा, अननेसेसरी सफरिंग। अननेसेसरी सफरिंग क्या होती है, अवॉइडेबल पेन, नीडेड डिस्ट्रेस, ऑब्लिगेटरी सफरिंग। नीडेड और ऑब्लिगेटरी देखें सेम मीनिंग दे रहे होते हैं। फिर क्या है, अवॉइडेबल पेन, अननेसेसरी है ना, नेसेसरी तो नहीं है ना। जो है वो उसके पास हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्नॉलेजिंग के लिए, जिसका आपने एंटोनिम बताना है, निग्लेक्टिंग, एम्ब्रेसिंग, एप्रिशिएटिंग। एक्नॉलेजिंग। अच्छा, अब देखिए सिनोनिम होता ना तो एम्ब्रेसिंग होता, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो ये नहीं पढ़ते कि एंटोनिम पूछा हुआ है कि सिनोनिम पूछा हुआ है, वो बस कहते हैं अच्छा ये इसका तो यही होगा, बगैर सोचे समझे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले देख लेना है कि सिनोनिम पूछ रहे हैं कि एंटोनिम पूछ रहे हैं। अच्छा, अब एक्नॉलेजिंग क्या है, एम्ब्रेसिंग तो नहीं हो सकता, अप्रिशिएटिंग या फिर निगलेक्टिंग। तो इसका एक्नॉलेज करना क्या होता है, एक्सेप्ट करना, तो इसका क्या ऑपोजिट होगा, निगलेक्टिंग, कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं या निगलेक्ट कर रहे हैं या उसको रद्द कर रहे हैं, दैट वुड बी द राइट आंसर। अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो है कंपैशन। अब कंपैशन क्या होता है, इंडिफरेंस,
सिंपैथी या फिर एम्पैथी। इंडिफरेंस, सिंपैथी, एम्पैथी। सिंपैथी और एम्पैथी ना बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, इनका भी आपस में डिफरेंस है, लेकिन क्या है, एक ही रेंज के वर्ड्स हैं। तो हमें पता चल रहा है कि जो डिफरेंस वाला होगा वही राइट मीनिंग होगा, लेकिन फिर भी कंपैशन क्या है, उसका ऑपोजिट क्या है, इंडिफरेंस। एसेंशियल, एसेंशियल का ऑपोजिट आपने बताना है, एंटोनिम बताना है, तो क्या है, ऑप्शन ए डिस्पेंसेबल, सिग्निफिकेंट या फिर वाइटल। अब यहाँ पे भी देखें, आपके पास बिल्कुल सामने क्लियर है, सिग्निफिकेंट और वाइटल जो है वो सेम रेंज के वर्ड्स हैं। तो जो तीसरा वर्ड है डिस्पेंसेबल, हमें पता भी चल रहा है कि वो एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि जो 2 वर्ड्स हैं वो तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नहीं है। तो समटाइम्स आपकी ये वाली ट्रिक भी काम कर जाती है। ओके, अच्छा, इंट्रिकेटली लिंक्ड, डिस्कनेक्टेड, यूनिफाइड, इंटरकनेक्टेड। इंट्रिकेटली लिंक्ड, ठीक है, कोई चीज़ बहुत ही आपस में लिंक्ड है, ठीक है, इंट्रिकेट तरीके से बहुत ज़्यादा लिंक है। तो अब वो क्या है, अब देखिए यूनिफाइड और इंटरकनेक्टेड सेम एक ही सेंस के वर्ड्स हैं, ठीक है, और जो इसके सिनोनिम्स बन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे उसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो डिसकनेक्टेड वुड बी एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर दिस। फाइंड एन एंटोनिम फॉर प्रोफाउंड। अब प्रोफाउंड का आपने एंटोनिम बताना है, सुपरफिशियल, डीप, इंटेंस। अगेन डीप और इंटेंस क्या है वो भी हमें पता चल रहा है, सेम रेंज के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये। अब मुझे नहीं पता ये सारे ऑप्शन ए आपकी बुक में जो दिए हुए हैं ये क्यों इस तरीके से ठीक दिए गए हैं, लेकिन आपके उस एग्जाम में कभी भी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा कि आपने ये नहीं देखना कि सारे ए जा रहे हैं तो मैं सब पे ए ही लगा दूँ कि पैटर्न बन रहा होगा। तो एग्जाम में आपने कभी भी इस तरह की किसी भी चीज़ को वो नहीं करना। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, नाउन एंड इट्स टाइप्स हमने 9th क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है, नाउन और उसकी टाइप्स। तो आज जो आपकी बुक के अंदर ये एक्सरसाइज दी गई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 उसमें से पोर्शन को निकाल के दी गई है, जिसमें एक कॉन्क्रीट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है। पहले क्लास में कोई स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, ओके, सो हम नाउन क्या होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कोई भी नेमिंग वर्ड होता है उसको हम नाउन कहते हैं। तो नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कंपाउंड नाउन है, और कौन सा है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी ढेर सारी नाउन की टाइप्स हैं। उसमें से 2 टाइप्स हैं, कॉन्क्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हम इनको देख रहे हैं। कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर कैटेगरीज ऑफ नाउन based on physical existence. All nouns are either concrete or abstract, but never both at the same time. अब आपके जो नाउन होते हैं ना, अब आपका एक कॉन्क्रीट नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक नाउन एक टाइम पर या तो कॉन्क्रीट हो सकता है या वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, वो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं। Concrete nouns describe physical things that can be sensed. तो कोई भी चीज़ जो आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए सेंस कर सकते हैं, वो क्या होती है, वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन होती है, जिसको आप टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन होती है। देखिए, सीन, टच्ड, हर्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। अब आपने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए जिस चीज़ को सुन लिया, चख लिया, स्मेल कर लिया, देख लिया, टच कर लिया, तो वो क्या है, वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन है। मोस्ट नाउन्स आर कॉन्क्रीट नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, बटरफ्लाइज, ग्रैंड मदर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्या है, मोस्टली चीज़ें आपकी कॉन्क्रीट नाउन के अंदर ही आती हैं, जिनको आप देख सकते हैं, राइट। ये टेबल पड़ा है सामने, या मेरे हाथ में जो पेन है, या मैं खुद हूँ, या फिर ये बोर्ड है, सब चीज़ें कॉन्क्रीट हैं क्योंकि इनको टच किया जा सकता है, राइट। अच्छा, इवन इनविजिबल थिंग्स इंक्लूडिंग एयर विच कैन बी फेल्ट एंड म्यूजिक विच कैन बी हर्ड आर कॉन्क्रीट नाउन। अब देखें, 2 चीज़ें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी एयर और आपका म्यूजिक, ये दोनों चीज़ें भी कॉन्क्रीट नाउन है, इवन दो यू कैन नॉट टच देम। आप म्यूजिक को टच नहीं कर पा रहे, लेकिन सुन तो सकते हैं ना। तो जो आपकी सेंसेस 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें हो सकती हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन है। उसी तरह आपकी एयर, अब काफ़ी दफ़ा ना ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है एयर वाला, ठीक है। तो ये आपकी जो गैसेस होती हैं, ये सब चीज़ें, ये क्या है, ये कॉन्क्रीट नाउन है, इनको फील किया जा सकता है, ओके, ये एग्जिस्ट करती हैं, इनकी ये वॉल्यूम लेती हैं, ठीक है, जगह लेती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके कॉन्क्रीट नाउन के अंदर आता है। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स सच एज बैक्टीरिया एंड एटम्स आर ऑल्सो कॉन्क्रीट नाउन बिकॉज दे एग्जिस्ट इन द फिजिकल वर्ल्ड। तो जिस चीज़ की भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन होगा, चाहे आप उसको अपनी आंख से देख सकते हैं या नहीं देख सकते।
आप उसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं या माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा रहा, ठीक है, चाहे वो एक एटम का कोई पार्टिकल है, चाहे वो आपका कोई बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी एनीथिंग विच टेक्स स्पेस, जो जगह लेती है, वो क्या है, वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपके पास जो दूसरी कैटेगरी है ना, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अब लेट्स सी दैट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉन फिजिकल थिंग्स दैट कैन नॉट बी सेंस्ड। तो जो भी नॉन फिजिकल थिंग्स होंगी, जिनको यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच, आप उनको अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए फील नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि 5 सेंसेस के अलावा भी एक चीज़ होती है जो है दिमाग, ठीक है, जो अकल है, ठीक है। तो वो चीज़ें, जो चीज़ें आप इन चीज़ों से नहीं देख सकते, अपने हाथों से, अपनी 5 सेंसेस से नहीं देख सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अब आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएंगी। These are ideas, emotions and other intangible things that exist in our minds instead of in the physical world. तो जो चीज़ आपके माइंड में एग्जिस्ट करी है, वो क्या है, वो आप जिसको फील कर सकते हैं, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब देखें, एजुकेशन और इंटेलिजेंस, आप फिजिकली इनको नहीं देख सकते, ठीक है। आप किसी की इंटेलिजेंस को, एक इंसान खड़ा हुआ, आप बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस कहाँ है, क्या है, नो, नहीं बता सकते, ठीक है। एजुकेशन को भी आप इस तरीके से नहीं बता सकते, ठीक है। वो जो डिग्री होती है दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ओके। तो फिर क्या है, ये चीज़ें जो कि आप नहीं देख सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्या है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास है, बिकॉज दे आर इमटेरियल कॉन्सेप्ट्स। क्या है, ये मटेरियल से अबव चीज़ें हैं, ठीक है, उससे बियॉन्ड है, वो चीज़ें हैं जिनको नहीं देखा जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, ओके। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैव मेनी डिफरेंट कैटेगरीज, बट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इंक्लूड दीज। इमोशंस, फीलिंग्स, सबसे पहले आपके पास एक जो कैटेगरी आती है वो इमोशंस और फीलिंग्स की आती है। नाउन्स दैट डिस्क्राइब अ मेंटल स्टेट और मूड सच एज एंगर एंड कंफर्ट। कोई भी आपकी जो फीलिंग है, आपका इमोशन है, चाहे वो आपका हैप्पीनेस है, चाहे वो आपकी सैडनेस है, चाहे वो आपका एंगर है, वो कुछ भी हो सकता है। तो जो भी फीलिंग्स और इमोशंस होंगे वो आपकी फर्स्ट कैटेगरी आ गई। फिर दूसरी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउन्स दैट डिस्क्राइब अ पर्सनैलिटी ट्रेट, ठीक है, फीचर्स, क्वालिटी, वर्च्यू और वाइस सच एज ब्रेवरी, एलिगेंस, ऑनेस्टी, बोल्डनेस। अब किसी की आपने कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करी है, ठीक है, किसी की विजडम के बारे में बात करें हैं आप, किसी की ऑनेस्टी के बारे में बात करें, किसी की एलिगेंस के बारे में बात करें हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। अब फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है, इसमें वो नाउन्स आते हैं दैट डिस्क्राइब कॉम्प्लेक्स आइडियाज ऑफ लॉजिक। अब ये प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आइडियल्स हैं, सच एज मोरालिटी, सोशलिज्म, फेयरनेस, ठीक है, जैसे आपने डिफरेंट लॉज पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि प्रिंसिपल्स, जो चीज़ें बन चुकी हैं कि ऐसे ही हैं, ठीक है। जैसे मॉरल्स हो जाते हैं, जैसे आपकी सोसाइटी की जो भी चीज़ें आपकी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं, उन चीज़ों को भी हम कह सकते हैं, ठीक है। फेयरनेस की बात करें, जैसे मोरालिटी की बात करें, इन सब चीज़ों को बात करते हैं। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप लोग इसको करें, मेरे साथ इसको सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिफाई 6 abstract and 6 concrete nouns from the given passage. अच्छा, अब मैं इसको रीड आउट करूँगी पूरे के पूरे पैसेज को, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फाइंड आउट ऑल द एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स फ्रॉम द पैसेज, एंड लेटर आई टेल यू विच वन इज एब्स्ट्रैक्ट एंड विच वन इज कॉन्क्रीट, ठीक है, इन ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हर एक फ्रेज के अंदर जिस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। तो लेट्स डू इट टुगेदर। लव इज लाइक अ कोजी ब्लैंकेट wrapping us in warmth. Intelligence is like a bright bulb, guiding us through darkness. Loyalty is sturdy bridge connecting hearts. Peace is a beautiful flower, adding beauty of the world. Together, they form a beautiful harmony that everyone deserves to experience. वाओ, कितना खूबसूरत एक पैराग्राफ लिखा गया है। अब इसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी हैं और बहुत सारे कॉन्क्रीट नाउन्स भी हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से हैं। आई होप आप लोगों ने साथ साथ इनको पॉइंट आउट कर लिया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले फ्रेज से। तो हम येलो कलर ले लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। लव इज एब्स्ट्रैक्ट, इज इट विजिबल? ओके। वार्मथ इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, इंटेलिजेंस इज एब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद क्या है, डार्कनेस इज एब्स्ट्रैक्ट, लॉयल्टी इज एब्स्ट्रैक्ट, पीस एब्स्ट्रैक्ट है,
फिर क्या है, हार्मनी। ओके 1 2 3 4 5 6 हमने 6 कर लिए। अब आते हैं हम इसके कॉन्क्रीट नाउन पे, उसके लिए हम ग्रीन कलर पर्पल कलर ले लेते हैं। ओके अच्छा, अब क्या है, ब्लैंकेट हमारे पास यहाँ पर है, फिर बल्ब है, फिर यहाँ पे ब्रिज है, फिर हार्ट्स है, फिर फ्लावर है, फिर वर्ल्ड है। अब 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो हमने 6 इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकाले और 6 हमने इसमें से कॉन्क्रीट नाउन निकाले। आई होप आप लोगों ने इसको मेरे साथ किया होगा एक्सरसाइज को। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है नाउन फ्रेज। नाउन तो आप लोगों को समझ में आता है कि नाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब आते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। ये भी हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। नाउन फ्रेज, a noun phrase as the term suggests is a group of 2 or more words that functions like a noun। तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स जब भी एक सेंटेंस के अंदर आए और वो नाउन की तरह एक्ट करें, वो इकट्ठे जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो मिलके एक नाउन शो करें, उसको एक नाउन को पोर्ट्रे करें, तो उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज, ठीक है। लाइक अ नाउन फ्रेज कैन ऑल्सो टेक द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। अब वो कहीं भी आ सकता है, वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, वो सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है, लेकिन जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे वो मिलके एज अ नाउन एक्ट करेंगे। ओके अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी, अ नाउन फ्रेज इज डिफाइंड एज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a sentence that behaves in the same way as a noun, that is as a subject, an object, a complement, or as the object of a preposition। तो ये जो आपकी ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग एक नाउन फ्रेज की डेफिनेशन क्या है, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जो क्या करते हैं, जो कि नाउन की तरह एक्ट करते हैं एज सब्जेक्ट या फिर एज ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। इन सब सूरतों में जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो नाउन फ्रेज होते हैं। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट। अब हमारे पास नाउन फ्रेज एज सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए, द ब्राइट सन इन द स्काई वार्म्ड द इंटायर प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। ठीक है, तो क्या है, द ब्राइट सन इन द स्काई। अब देखें जो ये वाला पार्ट है ना, जो नाउन है, नाउन फ्रेज वाला पार्ट है इस सेंटेंस के अंदर। सॉरी हम कहीं निकल गए हैं आगे। यस हम यहाँ पर थे। तो ये अब आप देखिए इस सेंटेंस के अंदर द ब्राइट सन इन द स्काई, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी ना एक बहुत अच्छी एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से भी देती हूँ कि अब इस पूरे द ब्राइट सन इन द स्काई है, इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करें और इसकी जगह खाली सन लिख दें तो क्या सेंटेंस की सेंस बनती है? बिल्कुल बनती है। ठीक है, सन वार्म्ड द इंटायर प्लेग्राउंड ड्यूरिंग रिसेस। आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ना, ये पूरा का पूरा एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एक नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो जब भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज अ नाउन तो क्या होता है, वो हमारे पास नाउन फ्रेज हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, ये नाउन फ्रेज होगा। और यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब क्या है, ये आपका फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट भी आता है हमारे पास। द स्टूडेंट्स एडमायर्ड द कलरफुल आर्ट वर्क ऑन द क्लासरूम वॉल्स। अब देखें ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, ये भी नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन नाउन की पोजीशन कौन सी है, सब्जेक्ट वाली। तो क्या है, नाउन फ्रेज एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। अब इस पूरे की जगह भी हम सिर्फ खाली वॉल भी लिख दे सकते थे ना, वॉल्स भी लिख सकते थे, द स्टूडेंट्स एडमायर्ड वॉल्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी बात वॉल के बारे में ही हो रही है ना। ये पूरा का पूरा जो इकट्ठे वर्ड्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। और कौन सी पोजीशन में एक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में एक्ट कर रहे हैं। फिर आता है नाउन फ्रेज एज कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट हमें पता है लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करके करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये नाउन आ गया, ये लिंकिंग वर्ब आ गया। द मैन विद अ बियर्ड, जावेद इज द मैन विद अ बियर्ड। ठीक है, अब खाली मैन भी लिख सकते थे हम, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये जो पूरा का पूरा है ये है नाउन फ्रेज, और ये नाउन फ्रेज क्या है, ये एज कॉम्प्लीमेंट एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जावेद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये क्या है, ये आपके पास ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्या है, नाउन फ्रेज एज कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब कंपोनेंट्स ऑफ अ नाउन फ्रेज। एक नाउन फ्रेज के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं,
सबसे पहले अ नाउन फ्रेज कैन कंसिस्ट ऑफ अ नाउन, अ कंजंक्शन एंड अ नाउन। अब एक नाउन हो सकता है इस फ्रेज के अंदर, एक कंजंक्शन आ सकती है और एक और नाउन आ सकता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। पहली टाइप के अंदर हम डिस्कस करें, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, आपकी बुक में लिखी हुई है। हम पहली टाइप को डिस्कस करें। एक नाउन होगा, एक कंजंक्शन होगी और फिर दूसरा नाउन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अली एंड अहमद, ठीक है, आर प्लेइंग क्रिकेट और समथिंग लाइक दैट। तो ये क्या होगा, ये नाउन कंजंक्शन नाउन होगा, ठीक है। दिस और दैट, ठीक है, पेन और पेंसिल, कुछ भी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी एक टाइप होती है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। रिजवान एंड सलीम आर फ्रॉम कराची। अब देखिए रिजवान एंड सलीम एक नाउन है, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास उसके अंदर कंजंक्शन है और फिर हमारे पास क्या है, फिर से हमारे पास दूसरा नाउन है। नाउन कंजंक्शन नाउन। अगेन म्यूजिक एंड डांस, नाउन कंजंक्शन नाउन। स्कूल्स एंड ऑफिसेस, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपके पास एक नाउन के बीच में कंजंक्शन और फिर नाउन आ रहा है तो वो क्या होगा, वो आपके पास नाउन कंजंक्शन नाउन का नाउन फ्रेज होगा, ठीक है। फिर आता है अ जेरेंड एंड अ नाउन। अब कुछ हमारे पास नाउन फ्रेज ऐसे होते हैं जिसके अंदर जेरेंड होता है और साथ में एक नाउन होता है। जेरेंड हमें पता है कि क्या होता है, वर्ब विद आईएनजी जब भी एक्ट करता है नाउन की तरह। तो जब भी वर्ब विद आईएनजी नाउन की तरह एक्ट करेगा कहीं पर भी तो वो क्या होगा, वो जेरेंड होगा। और जेरेंड किसी नाउन के साथ आएगा तो वो उसको नाउन फ्रेज बना देगा। रीडिंग बुक्स इज माई फेवरेट पास टाइम। अब देखें ये क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है, ये एक नाउन की जगह पर आ रहा है, ओके, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। अच्छा, अब ये नाउन फ्रेज यूज्ड एज सब्जेक्ट भी था साथ में। फिर क्या है, लिसनिंग टू म्यूजिक इज हर हॉबी। लिसनिंग टू म्यूजिक, फिर जेरेंड है और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक नाउन आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अ जेरेंड एंड नाउन होगा और ये भी हमारे पास कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। द ओनली थिंग माई ब्रदर डज नॉट लाइक टू डू इज सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर क्या है, सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमारे पास एक नाउन फ्रेज है और ये कौन सा नाउन फ्रेज आ रहा है जिसके अंदर एक जेरेंड आ रहा है और फिर क्या है, उसके बाद नाउन आ रहा है, अ नाउन विच इज फॉलोड बाय अ जेरेंड। अच्छा, फिर क्या आता है, एन आर्टिकल एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। एक आर्टिकल होगा, एक एडजेक्टिव होगा और एक नाउन होगा। द ब्यूटिफुल पेन, ठीक है। उसी तरीके से द न्यू गर्ल बिकेम नॉन टू द होल स्कूल इन जस्ट अ डे। द न्यू गर्ल, अब क्या है, ये आर्टिकल है, न्यू एडजेक्टिव है और ये नाउन है, ओके। अ 3-legged puppy was found at the corner of the street last week. Article, adjective, noun, okay. My father bought my brother a smartwatch for his birthday. A smartwatch, a article, smart, adjective, watch, noun, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन इकट्ठे एक उसमें आ रहे हैं तो वो नाउन फ्रेज होगा। वी फाइनली विजिटेड द वेल नॉन म्यूजियम ऑफ आर्ट टुडे। अब वेल नॉन म्यूजियम क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारे पास एडजेक्टिव आ रहा है और हमारे पास नाउन आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एन आर्टिकल, अ नाउन एंड अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब क्या है, एक आर्टिकल है, एक नाउन है और साथ में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी आ रहा है, एक नाउन फ्रेज के अंदर आ रहा है ये सब कुछ, ओके। तो ये किस तरीके से, द बिल्डिंग नियर द बस स्टैंड was taken down in order to expand the road। अब ये पूरा का पूरा क्या है, एज सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं, एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो नाउन फ्रेज होगा। इट डजेंट मैटर कि वहाँ पर कितने सारे वर्ड्स उस फ्रेज के अंदर आ रहे हैं, राइट। अच्छा, सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। The hypermarket at the end of the street is being renovated. The hypermarket at the end of the street. अब ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना, ये आपके पास एक नाउन फ्रेज है। अब देखें द हाइपरमार्केट जो है ये क्या है, आर्टिकल और नाउन आ गया। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये अब आपके पास कौन सा फ्रेज आ रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। जैसे नियर द बस स्टैंड था, उसी तरह एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये क्या है, प्रेपोजिशन है, फिर आर्टिकल है, ठीक है। उस तरीके से उन्होंने पूरा का पूरा उसको बताया हुआ है। डिड यू मीट द बॉय फ्रॉम लंडन। अब क्या है, द बॉय, अगेन आर्टिकल, नाउन, फिर आपके पास फिर से प्रेपोजिशन और फिर क्या आ रहा है, फिर से नाउन आ रहा है। तो इकट्ठा क्या पूरा का पूरा कर रहा है। डिड यू मीट द बॉय भी आप कर सकते थे इसको, ठीक है। डिड यू मीट द बॉय, ठीक है। डिड यू मीट अली भी आप इसकी जगह लिख सकते थे। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है ये क्या कर रहा है, ये एज नाउन एक्ट कर रहा है, ठीक है। और वो क्या है, एज ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहा है,
ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज है और इसकी पोजीशन कौन सी है, ऑब्जेक्ट की, और इसके अंदर क्या यूज़ हो रहा है, इसके अंदर आपके पास नाउन, आर्टिकल नाउन यूज़ हो रहा है और उसके साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इस्तेमाल हो रहा है। फिर क्या है, nobody seem to know the way to the passport office। अब the way to the passport office क्या है, अब देखें the way आपके पास नाउन आ रहा है, ये देखें आर्टिकल और नाउन आ गया, फिर आपके पास क्या आ गया, आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया। ठीक है, तो चाहे वो इतना लंबा बन रहा है नाउन, द वे भी एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, और टू द पासपोर्ट ऑफिस जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन इकट्ठा क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो सारा का सारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास इसकी फिफ्थ कैटेगरी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड अ नाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसके अंदर हो सकते हैं और साथ में एक नाउन हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो जब भी एक नाउन के साथ इकट्ठे लग जाएंगे तो ये सब कुछ ये क्या बन जाएंगे मिलके, ये आपके पास नाउन फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, दीज बुक्स बिलोंग टू सुलेमान। अब देखें इस सेंटेंस के अंदर जो दीज बुक लिखा हुआ है वो क्या है, वो बेसिकली आपके पास एक नाउन फ्रेज है जिसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज हो रहा है और साथ में एक नाउन यूज हो रहा है। क्लास 9th के अंदर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वगैरह हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडिया होगा कि चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, दैट बिल्डिंग इज वेयर आई लिव। अब दैट बिल्डिंग क्या है, दैट आपके पास एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और बिल्डिंग इसमें क्या है, ये आपके पास नाउन है। ठीक है, तो एक एडजेक्टिव और नाउन मिलके क्या बना रहे हैं, नाउन फ्रेज बना रहे हैं। अब इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, आपने देखना है कि वो एक्ट कैसे कर रहे हैं उस वर्ड के अंदर, चाहे जितने मर्जी एडजेक्टिव्स मौजूद हैं, चाहे उसके अंदर प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो इकट्ठे कैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या वो इकट्ठे एज अ नाउन एक्ट कर रहे हैं, क्या वो इकट्ठे एज एडजेक्टिव एक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज ऑरेंजेस। अब देखें दोज ऑरेंजेस क्या है, ये भी आपके पास नाउन फ्रेज आ रहा है और इसके अंदर क्या है, दोज आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ऑरेंज क्या है, नाउन है। सिमिलरली, आर यू थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस ड्रेस, तो इसके अंदर दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ड्रेस क्या है, वो आपके पास नाउन है और इकट्ठा क्या है, ये नाउन फ्रेज है। और यहाँ पर ये जो दोनों नाउन फ्रेजेस थे ये एज सब्जेक्ट यूज हो रहे थे और यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एज ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, अब हमारे पास ना एक एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रिमेंबर दैट द नाउन फ्रेज कैन बी द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। आपने अब ख्याल करते हुए इन सब चीज़ों को मुझे बताना है कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर आपके पास नाउन फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। लेट्स डू इट टुगेदर। हैव यू एवर विजिटेड पेरिस और स्पेन। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक नाउन फ्रेज इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है, पेरिस और स्पेन। अब ये कौन सा वाला है, नाउन कंजंक्शन एंड नाउन, पेरिस और स्पेन। ठीक है, दो चीज़ें आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेज है। ताहिर एंड अनम आर माई कजन्स। अब इस सेंटेंस के अंदर भी हमारे पास नाउन फ्रेज है और वो कौन सा है, ताहिर एंड अनम। अब इसके अंदर देखें, ताहिर एक नाउन है, फिर एक कंजंक्शन है, फिर एक जो अनम लिखा हुआ है वो भी क्या है, एक नाउन है। नाउन कंजंक्शन एंड नाउन। फिर क्या है, डिड यू फाइंड द 2-storied बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट। अब देखें, अब इसके अंदर तो सबसे पहले हमारे पास ये पूरा का जो पूरा है ना, द 2-storied बिल्डिंग ऑन द 5th स्ट्रीट। अब ये क्या है, ये आर्टिकल और नाउन आपके पास आ गया और उसके बाद आपके पास इसमें हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इकट्ठा आ रहा है। ठीक है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज द 2-story बिल्डिंग को हम एक नाउन फ्रेज कह सकते हैं, द 5th स्ट्रीट को एक और नाउन फ्रेज कह सकते हैं। लेकिन क्या है, क्योंकि ये इसकी पोजीशन क्या आ रही है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, ये इकट्ठा पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज बन जाएगा। ओके, और इस नाउन फ्रेज की जो है वो किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसके अंदर आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, उसके बाद नाउन का इस्तेमाल किया है, फिर उसके बाद क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज का भी इस्तेमाल किया गया है, ये हमने ऊपर देखा था। फिर है पास्ता एंड केक सीम टू बी माई सिस्टर्स न्यूली फाउंड फेवरेट फूड। अब इसके अंदर क्या है, पहले सबसे तो पास्ता एंड केक, नाउन कंजंक्शन एंड नाउन, ये एक नाउन फ्रेज हो गया। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, सीम टू बी माई सिस्टर्स न्यूली फाउंड फेवरेट फूड। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहे हैं और ये क्या है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ रहा है और यहाँ पर ये क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज आ रहा है। नेहा हेल्प हर सिस्टर इन फाइंडिंग द मिसिंग वर्ड इन द पजल। अब मिसिंग वर्ड इन द पजल आपके पास पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज आ रहा है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, डिड यू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन। अब क्या है, द आंसर
एंड द क्वेश्चन, दोनों आपके पास क्या है, नाउन फ्रेज है जिसमें आर्टिकल और नाउन सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं दीज शूज आर टॉर्न, आई डोंट थिंक आई कैन यूज देम एनी मोर। अब इस सेंटेंस के अंदर दीज शूज, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और नाउन इस्तेमाल होकर नाउन फ्रेज आ रहा है। फिर है आसिम एंड सोनिया विल बी मूविंग टू जर्मनी नेक्स्ट ईयर। अब इस सेंटेंस के अंदर आसिम एंड सोनिया हमारे पास नाउन फ्रेज आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है शान वॉज नॉट एबल टू फिनिश द बॉक्स ऑफ चॉकलेट। अब क्या है, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट हमारे पास यहाँ पर नाउन फ्रेज आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास फिर उसके बाद आता है डू यू नो हु वॉज लुकिंग फॉर दिस बैग। दिस बैग आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आपका नाउन फ्रेज आ रहा है। So this is how you identify a noun phrase in a sentence. I hope आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके अच्छा, आज हम क्या करते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारे पास ना पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस और डिफरेंट टेंसेज आ रहे हैं आगे। ठीक है, वो वाली एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नाउन फ्रेजेस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करिएगा आप लोग, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ में ना आई हो, आप यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।